नमस्कार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सब बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने हीरो व मार्फिक है जो है काम किया है। 2016 में मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी आई थी एयरलिफ्ट। उसी की तरह ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, उसी तरह से ये दुबई से जो भारतीय फंसे हुए हैं, खास तौर पर इस पैंडेमिक के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान जिनके पास पैसे नहीं रह गए थे, उन तमाम लोगों को दुबई से उन्होंने एयरलिफ्ट किया था। फिलहाल आपको अगर बॉलीवुड मूवी के बारे में बताऊं तो रजनीश कटियाल जो मलयालम के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी तमाम मुश्किलों के बावजूद जो जब इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा किया था तो भारतीयों को वहां से एयरलिफ्ट करवाया था। और जो इस वक्त हमारे साथ शख्सियत है उनका नाम है डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय। उन्होंने भी इस पैंडेमिक के दौरान है दुबई में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करवाया है। सबसे पहले तो ओबरॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू जी, थैंक यू। ओबरॉय साहब, जानना चाहेंगे इस पैंडेमिक के दौरान जो दुबई में फंसे भारतीय हैं, कितने भारतीयों को आपने एयरलिफ्ट करवाया था, कैसे एयरलिफ्ट करवाया, कितनी दिक्कतें और कितनी परेशानी उन लोगों को आ रही थी? देखो, वहाँ अगर यूएई में देखा जाए तो लाखों लोग हैं जो बैठे हैं जिनकी जॉब चले गई है, जो कह सकते हैं रोड्स पे आ गए हैं, कंपनियां काफ़ी बंद हो गई हैं। वैसे तो गिनती अगर इंडिया की गिनती करें तो लाखों लोग हैं, और पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के भी कई हज़ारों लोग हैं। तो उन्होंने मेरे को फिर अप्रोच किया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको रहने की जगह नहीं है, तो वे वापस इंडिया आना चाहते हैं। तो इसलिए फिर ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि इस महीने में हमने 4 प्लेन जो है वो चार्टर्ड प्लेन हमने बुक किए हैं, जिसमें से जो हमारा पहला प्लेन है वो 7 तारीख को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ गया था, जिसमें 177 लोग जो वो मैं लेके आया हूँ। और अभी जो सेकंड प्लेन है वो 13 तारीख को अमृतसर में आ रहा है, और जो थर्ड प्लेन है वो 19 को आएगा चंडीगढ़ में, और 25 को फिर जो चौथा प्लेन है वो वहाँ आएगा, अमृतसर में आएगा। सब में 177 जो लोग हैं वही आएंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 4 कैटेगरी हैं। एक तो कैटेगरी जो ट्रांजिट वीज़े पे, विजिट वीज़े पे गए थे, वो लोग टिकट खरीद सकते थे, उनकी 10% तो उनकी है, और 10% वो लोग हैं जो कंपनी वाले भेजना चाहते हैं स्टाफ को बाहर की हम टिकट दे देंगे, इनको इंडिया पहुँचा दिया जाए। और 25% ऐसे लोग हैं जो कि किसी के पास 200 दराम है, किसी के पास 400 दराम है या 600 दराम है, वो देना चाहते हैं, तो वो भी लोग आ जाएंगे। लेकिन मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो रहने को जगह है, ना उनके पास नौकरी, ना पैसा है, ना ही खाने को कुछ है। तो उन लोगों को इंडिया लाने के लिए, पंजाब लाने के लिए ये जो स्टेप मैंने उठाया, तो इसमें आए थे। अभी दूसरे प्लेन भी वही आ रहे हैं। लिस्टें अभी ये जो 4 प्लेन है मेरे, ये ऑलरेडी फुल हो चुके हैं कि लोगों ने इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है गवर्नमेंट को, और सेकंड रजिस्ट्रेशन उनको मैंने बोला कि आप मेरे ऑफिस में आके करा दें ताकि हम इनकी बुकिंग कर सकें। सो 4 प्लेन हमारे बुक का ही है। ओबराय साहब, आपने कहा जो तमाम ये लोग हैं जिनको आप एयरलिफ्ट करवा रहे हैं, जिन लोगों को आप दुबई से वापस भारत लेकर आ रहे हैं, जो पैसा है, जो खर्चा है, वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हो आप इन सभी लोगों को? मैं वही बताया कि जो पहला प्लेन आया उसमें तो हमारे कम से कम 45% लोगों ने पैसा दिया है, 20% ने फुल टिकट दी है, बाकी ने किसी ने 25%, किसी ने 30% ऐसे दी है। तो मोर देन 50% जो है वो टोटली फ्री है। अभी जो प्लेन आ रहा है उसमें सिर्फ जो पैसा देने वाले हैं वो 15-16% ही हैं सेकंड प्लेन में, और बाकी जितने लोग आ रहे हैं वो सारे फ्री में आ रहे हैं। तो तीसरा प्लेन भी फ्री आएगा, चौथा फ्री आएगा। सो अगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारी और बढ़ रही है, तो अगले महीने के लिए मैंने 4 जो चार्टर्ड प्लेन और है उनका भी प्लान कर रखा है कि अगर 4 ये आते हैं तो 4 हम वो भी ले आएंगे। एक अभी मेरे को जो कल भी कॉल आई थी, परसों भी कॉल आई थी, जो जेल के अंदर जो तकरीबन 165-66 लोग ऐसे हैं जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, क्लियर हो चुके हैं सारे, वो इंडिया आना चाहते हैं लेकिन टिकट की वजह से बैठे हुए हैं। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्सुलेट से मैं बातचीत करके उनके नाम आते, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन सारों को मैं एक चार्टर्ड प्लेन और नया करके तो इन सारों को जो पंजाब में ले आऊँगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ दर्शकों को मैं बता दें कि इन्होंने एक ट्रस्ट भी खोल रखा है, जिस ट्रस्ट का नाम है सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट। और फिलहाल आपको बता दें कि इस ट्रस्ट की मदद से ये पैंडेमिक के दौरान बहुत से जो लोगों को इन्होंने बहुत सी मदद की है। सर, अगर पैंडेमिक के दौरान की बात करें, इस ट्रस्ट के माध्यम से आपने कैसे हेल्प की है? क्या डायलिसिस को लेकर या फिर बहुत सारी जगहों पे आपने पीपी किट से कहाँ आपने अपना सामान है वो दिया है? देखो, ऐसा है कि 8 साल से हमारा जो ट्रस्ट है यही काम कर रहा है, और स्पेशली हम जितने हमारे सिविल हॉस्पिटल हो गए,
जहाँ हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं वहाँ हम काम कर रहे थे। तो अभी ज़रूरत थी, मेरे को पहले पता था कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कोविड-19 में बात कर रहे हैं कि वायरस आया, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। इसीलिए जो हमारे ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, हमने पहले से 6 महीने रखा था कि ये सितंबर अक्टूबर तक ये जाएगा। तो हमने पूरे इंतजाम कर रखे थे। पहले ही मैंने ऑर्डर दे दिया था, जैसे 20,000 पीपीई किट का पहले दौर में हमने ऑर्डर दिया, 30,000 N95 मास्क हो गए, 10 लाख के करीब हमारे 3 लेयर मास्क थे, वेंटिलेटर थे 20, उसके बाद सैनिटाइजर हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, और ये सारा जो सामान था इसके हमने ऑर्डर दिए हुए थे। जैसे ही 1-2 प्रोटेस्ट हुए हॉस्पिटलों में, जैसे सिविल हॉस्पिटल जलंधर में हुआ, अमृतसर में हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जो था वो हमने वहाँ 1,000 किट, 1,000 N95 मास्क ये सब दे दिए, उनको सप्लाई कर दिया कि भी आप पीछे मत हटो, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, जो लड़ाई है, हम सब ने मिलकर करनी है। तो जहाँ तक हमारा साथ बनता है, तो मैं तो बोलता हूँ कि हर संस्था को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग सारे। तो ये शुरू करने के बाद सबसे पहले तो पीजीआई से स्टार्ट किया गया। सो पीजीआई को हमने 2-3 बार जो है पीपीई किट्स भी दिए हैं, उनको मास्क भी दिए, सब कुछ दिया। फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे 3 हैं, 3 अमृतसर में है, फरीदकोट में है, पटियाला में है, इन सबको जो है वो सारा सामान जो दिया गया। इसके अलावा एक जम्मू मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से डिमांड आई तो वहाँ भी हमने माल दे दिया। श्रीनगर में 4 हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनको भी माल सप्लाई कर दिया गया। पंजाब में मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, सब में हमने किटें भी दी हैं, मास्क भी दिए हैं, जो सामान उनको चाहिए था वो सारा दिया। इसके बाद हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं पुलिस के, तो जितने भी एसएसपी हैं सारे, उनके ऑफिस में हमने सैनिटाइज़र ज़्यादा गिनती में दिए, क्योंकि वो जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं उन्होंने नाके पे भी जाना है, संस्कार करना भी स्पेशली उन्होंने जाना, फ्रंट लाइन पे हैं, तो उनको भी सबको जो ये सामान था सारा उनको दिया। इवन डीसी ऑफिस है वहाँ भी सारा दिया गया। तो पूरा पंजाब जो हमारा एक बार हमने क्लियर किया, उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो हम दे रहे हैं। इवन अमृतसर एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट शुरू हुई, ये जो स्पेशल फ्लाइट्स आनी शुरू हुई थी, तो वहाँ भी मेरे को आया, तो उसके लिए भी फिर हमने उनको भी किट्स भी, मास्क भी, जो जो सामान उनको चाहिए था वो सारा सामान हमने दिया। ऐसे ही जैसे बीएसएफ की हम बात करें, जो तार के उस पार जो हमारे किसान जाते हैं खेती करने के लिए, उनके साथ फिर बीएसएफ के जवान जाते हैं, तो उनके पास किट्स नहीं थी, तो फिर हमने उनको भी किट्स एंड मास्क वगैरह सारा सामान उनको दिया। तो कोशिश की है मैंने, सारा पंजाब जो है वो हमने इस तरीके से कवर किया। इसके बाद जो सेकंड आ रहा था वो था फिर राशन सामग्री देनी लोगों को, क्योंकि हर इंसान के पास 1 महीना 2 महीने का खाना तो होता है, लेकिन सब ने ये सोचा था कि 15-20 दिन महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर हमने राशन सामग्री देनी शुरू की। जैसे हमारे 25,000 तो हमारे फिक्स हैं, जिसमें हमारी वो पेंशन की स्कीम के अंडर आते हैं, कोई 11,000 लोग वो हैं, मेडिकल स्कीम के अंडर 4,500 5,000 हैं, एजुकेशन के 8-9,000 आते हैं। सो 25,000 तो हमारे खुद बन जाते हैं, तो उनको हमने राशन सप्लाई किया। उसके बाद फिर 10% जो प्रशासन ने अपने को दिया कि ये लोग हैं ज़रूरतमंद है, उनको साथ में डाल दिया। तो फर्स्ट मंथ में 25,000, उसके बाद 40,000 हो गया, और इस महीने में हमारा 60,000 के करीब हमारी जो फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, जिसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 2.5 किलो चीनी है, आधा किलो न्यूट्री है, आधा किलो चाय पत्ती है, तो ये सारा पैकेट बना के 20.5 किलो का पैकेट बनता है। इस बार थोड़ा क्या हुआ कि जैसे सबको पता है, ग्रंथी सिंह जो हमारे थे, क्योंकि पाठ नहीं हुआ थे, पाठ की उनको जो बेटा आती थी वो आनी बंद हो गई, तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया। अभी आज की डेट में 6,000 के करीब जो पाठी सिंह हो गए, ग्रंथी सिंह हो गए, सो उन्होंने डिमांड की, तो उनको हम राशन उनके घरों में पहुंचा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे थे जो लोअर मिडिल क्लास बोलो या मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने गाड़ियां भी रखी हुई हैं लेकिन किस्तें नहीं दे पा रहे, राशन भी ख़त्म हो गया लेकिन मांग भी नहीं सकते वो, तो उन्होंने कोई ना कोई अप्रोच करके मीडिया के थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट किया, तो वो हमने राशन जो है तकरीबन ये भी 4,800 के 4,900 के करीब बनते हैं, तो उनको भी राशन सारा दिया। और ये राशन जब तक ये महामारी चल रही है, तो ये राशन जो हम दे रहे हैं ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल ओबरॉय साहब, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, क्योंकि दुबई में जब आपने ये स्टार्टिंग किया था, समाज सेवा में आप एंटर किए थे, जानना चाहेंगे किस तरह से आप एंटर किए थे, क्या ऐसा हुआ था कि आपने अपने बिजनेस को छोड़कर समाज सेवा के अंदर है वो अपने कदम दिया? देखो, ये 30 मार्च 2010 की बात है, जब ये न्यूज़ आई थी, हेड न्यूज़ थी ये पूरे वर्ल्ड में, कि 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक मिश्र खान के कत्ल के केस में फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये न्यूज़ सब ने सुनी, लेकिन मैंने भी देखी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने वो देखा, ये सोचा कि यार 17 लोगों को कैसे फांसी हो सकती है, आदमी तो एक मरा है। तो फिर मैंने जाकर उनको मिला, उनके केस लड़ा, मैंने 2.25 साल लगे मेरे को उनकी फांसी माफ़ कराकर। उस टाइम मेरे को याद है कि $1.4 मिलियन जो मैंने पे किया था, ब्लड पे किया। उसके बाद आज तक एक बार दर्शक जानना चाहेंगे ब्लड मनी क्या होता है, क्योंकि आप दुबई में रहते हैं, अगर
भारतीयों को समझना चाहिए ये ब्लड मनी होता क्या है, किस तरह से आपने उनकी जो सेवा की, किस तरह से आपने उनको बचाया? देखो, एक वहाँ का कानून है, शरीयत लॉ में आता है कि खून का बदला खून है वैसे तो, लेकिन उन्होंने रखा कि अगर हम दोनों पार्टियों को, मरने वाला और मारने वालों को, अगर हम उनका कंप्रोमाइज़ करा देते हैं और माफ़ीनामा ले लेते हैं, माफ़ीनामे के उनको उसके लिए उनको ब्लड मनी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसको ब्लड मनी बोलते हैं। कि जो ब्लड के बदले ब्लड, जो खून का बदला खून है ना, तो वो खून को परचेज़ किया जाता है एक किस्म का, कि वो खून के बदले में उनको ये पैसा दिया जाता है, उसको ब्लड मनी बोलते हैं। वो ब्लड मनी देकर आज तक कोई तकरीबन 109 के करीब लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई थी या जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, तो वो सारे मैंने माफ़ करा के उनको अपने अपने मुल्क जो है उनको सबको भेज दिया। तो वहाँ जो ये 109 लोग हैं जिन्हें आपने फ्री करवाया है वहाँ से ब्लड मनी देकर, कहाँ के ये लोग हैं? क्या भारत के सारे लोग हैं, पंजाब के हैं, कहाँ के हैं ये लोग? देखो, हमारा जो ट्रस्ट का नाम आपने देखा होगा, सरबत का भला, इसका मतलब है कि सभी का भला। इसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कंट्री नहीं देखी जाती, एरिया नहीं देखा जाता। इसीलिए पंजाब के लोग थे, उसमें हरियाणा के थे, महाराष्ट्र के हैं, हैदराबाद के हैं, यूपी बिहार के हैं। उस तरफ जाओ तो आप नेपाल के लोग आते थे, फिर बांग्लादेश के 5 लोग थे, पाकिस्तान के 14 लोग थे, फिलिपीन की एक लड़की थी, इथोपिया का एक लड़का था। तो ऐसा था, मैंने ये कभी नहीं देखा कि ये आदमी किस रंग का है, किस जात का है, किस कंट्री का है। सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि इस आदमी को अगर फांसी की सज़ा हो रही है और मेरे पास इतना है कि मैं ब्लड मनी दे के इनको कंप्रोमाइज़ करा के तो इनकी फांसी माफ़ करा सकता हूँ, तो मैं कभी पीछे नहीं हटा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सब लोग ये करते हैं, सोचेंगे कि यार लोगों ने झगड़ा हुआ, आदमी मर गया और पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी और मैं छुड़ाने चल पड़ा, क्राइम की मैं हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी, ये सब जो है ये ग्रुप फाइटिंग के झगड़े होते हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये मैं इसी पे आ रहा था, 109 लोगों को आपने वहाँ पे छुड़ाया। अब जानना चाहेंगे, दर्शक जानना कैसे जो लोग यहाँ से वहाँ गए थे, कैसे क्राइम में फंस गए, क्यों इतनी संख्या में वहाँ पर पहुँच गए, क्या ऐसा हुआ कि ये लोग वहाँ फंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं? देखो, यहाँ से जो एजेंट है ना, वो पैसा भी ले लेते हैं, और जो लोग अपने बच्चे को भेजते हैं इसलिए भेजते हैं कि हमारे घर की हालत ठीक हो जाएंगे। वो कर्जा उठाते हैं, मकान गिरवी रखेंगे, ज़मीन गिरवी रखेंगे, बैंक से लोन लेके लड़के को भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाके लड़के को वो तनख्वाह नहीं मिलती। जब वो कैलकुलेट करता है जितनी तनख्वाह मिलती है उसको, वो तो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर सकता, तो मूल कब उतारेगा वो, जब घर की क्या हेल्प करेगा, सोच के वो फिर गलत रास्ते में बढ़ जाते हैं। जैसे कि बूट लेगिंग हो गया, शराब के जो धंधे हो गए, तो वहाँ वो जाके उस गलत काम में पड़ जाते हैं। फिर वहाँ से जो ग्रुप फाइटिंग होती है, झगड़े होते हैं, उसमें कत्ल हो जाते हैं, लोगों को फांसी सज़ा हो जाती है। तो ये केस मैं लेता हूँ सिर्फ ग्रुप फाइटिंग के, क्योंकि इसमें पता है कि किसी ने किसी को डायरेक्ट नहीं मारा। 3 तरह के केस मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लाइफ में कभी सुने भी नहीं। एक तो वो है कि जब मेरे को मालूम पड़ता है कि इस आदमी ने डायरेक्ट इस आदमी का मर्डर किया, इंटेंशनली किया। जो काम इंटेंशनली किया जाएगा उसकी मैं कभी हेल्प नहीं करूँगा। एक तो ये हो गया। सेकंड जो है रेप के केसेस हैं, वो भी अचनचेत नहीं होते, इंटेंशनली किए जाते हैं। वो केस आज तक मैंने सुना भी नहीं, कभी लिया नहीं कभी मैंने। और तीसरा केस है वो ड्रग्स का, ड्रग्स के केस मैं नहीं कभी लेता। जो 3 केस सिर्फ ग्रुप फाइटिंग केस है, जहाँ मेरे को पता है कि यार गलती किसी की नहीं है, आदमी मर गया, लड़ाई झगड़े में कोई भी मर सकता था। अगर 100 आदमी का झगड़ा तो कोई भी मर सकता है जिसको चोट लगेगी। यही रीज़न है कि जैसे अब मैं लोगों को वहाँ से ला रहा हूँ जिनके पास जॉब नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं, उनमें देखो कितने लोगों ने सुसाइड किया। अभी तक मैं कोई 178 के करीब जो डेड बॉडीज़ ला चुका हूँ। इस कोरोना के होते हुए भी जिनका हार्ट अटैक हुआ, जिन्होंने सुसाइड किया, एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो 13-14 केस तो मैं ये लेके आया हूँ। अभी और 5-7 आ रहे हैं। लेकिन जिसको कोरोना की डिसीज़ है, कोरोना हो जाता है, तो उसको तो वो डेड बॉडी आ नहीं सकती, ना तो इंडिया गवर्नमेंट अलाउ करती है, ना ही वहाँ से आता, उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता है। तो इस जो बच्चे हैं इनको अभी 2 टाइम की रोटी चाहिए, और अगर हम उनको यहाँ नहीं लाएंगे तो वो लोग इस दलदल में फंसते जाएंगे और क्राइम और बढ़ जाएगा वहाँ। तो ये सोच के मैंने किया कि ये जो लोग जो पैसा नहीं खर्च सकते उनको मैं लेके आऊँगा। सेकंड, एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को, जो लोग वहाँ से जो मेरा प्लेन लेके आया था, उसमें जो लोग आए हैं उनके पास तो पैसा है ही नहीं है, लेकिन जहाँ इनको 7 दिन के लिए रखा गया वो लोग पैसा मांगते हैं। कोई 300 ग्राम रोज़ का मांग रहा है, कोई 400 ग्राम रोज़ का मांग रहा है। ये लड़के कहाँ दें? अगर पैसा नहीं देंगे तो वो बोलते खाना नहीं है हमारे पास, हम खाना नहीं देंगे आपको। तो इन्होंने मेरे को कंप्लेंट की। तो अभी मैं जो सोच रहा हूँ, हमारे ट्रस्ट में हमारी आज मीटिंग है, इसमें करेंगे कि जो लोग मैं फ्री लेके आऊँगा उनको जहाँ भी 7 दिन के लिए रखना है ना, उनका जितना खर्चा होएगा, 2000-2500 का खर्चा जो होगा उनका नेगोशिएट करने के बाद, तो वो सारा पैसा ट्रस्ट पे कर देगा। क्योंकि उनको 2 टाइम का खाना तो मिलना चाहिए। खाना नहीं था तभी तो हम उनको यहाँ लेके आ रहे हैं, और यहाँ उनके घर वाले भी पैसा नहीं दे सकते। तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये कि उनके लिए भी हम सोच रहे हैं, तो उनके पैसे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में या जहाँ वो रहेंगे, तो पैसे जो है उनके खाने पीने का खर्चा वो भी ट्रस्ट कर देगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल को अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह, समाज सेवी, जो लगातार कोरोना के इस दौर में जो भारतीय फंसे हुए हैं दुबई में, उनको यहाँ लाने का काम करे। उसके साथ साथ एक जो अहम बात उन्होंने कही कि बहुत से भारतीय वो हैं जो किसी ना किसी कारण है वहाँ पर क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, उन तमाम लोगों की भी ये मदद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।